मैं आप सभी की प्रणाम करती हूँ। मेरी नाम वैष्णवश्री है और मैं अभी बुढ़ापा विरोधी विज्ञान के बारे में बात करने वाली हूँ। पहले हमको समझना है कि हम क्यों बड़े होते हैं और बूढ़े क्यों बनते हैं। हमको पता है कि हमारा शरीर पूरा सेल से बना हुआ है और ये सेल्स विभाजित करते हैं। जैसे ये विभाजित करते हैं हम बढ़ते हैं, लेकिन हम बूढ़े क्यों होते हैं? इसको समझने के लिए हम सेल्स के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम्स के अंत में मौजूद सुरक्षा कवर, जिसको हम टीलोमियर कहते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे सेल्स विभाजित करते हैं, ये टीलोमियर्स छोटे होते जाते हैं और एक समय पर ये टीलोमियर इतना छोटे होते हैं कि सेल्स को विभाजित करने को रोक देते हैं। दूसरा सिद्धांत ये होता है कि जीनोमिक इंस्टेबिलिटी। जैसे डीएनए बढ़ता है, उसको बार बार रेडिएशंस, विषाक्त पदार्थों और मुक्त कणों से नुकसान होता है, जिसके वजह से म्यूटेशंस होती है और ये म्यूटेशंस सेल्स को और कमजोर करता है, जिसके वजह से उसकी उम्र बढ़ती है। दूसरे सिद्धांत होता है प्रोटोस्टेसिस का नुकसान। जैसे सेल्स का कार्यक्षमता कम होती है, ये टूटे हुए प्रोटीन्स और क्षतिग्रस्त डीएनए का जमा होती है, जिसके वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का तनाव बढ़ती है और इसके कारण अपोप्टोसिस भी बढ़ता है। और अपोप्टोसिस का मतलब यह है कि सेल्स का मरना। दूसरे सिद्धांत होता है पोषक तत्व संकेतन का असंतुलन। जैसे हम खाना खा रहे हैं, हमारे हाइपोथैलेमस से जीएचआरएच मुक्त होता है, जिसका मतलब है कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हमारे पिट्यूटरी में जाकर ग्रोथ हार्मोन बनवाता है और ये ग्रोथ हार्मोन लिवर में जाकर IGF-1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 को मुक्त करता है। ये IGF-1 प्रोटीन काइनेज बी के साथ मुड़कर mTOR बनवाता है और ये mTOR मॉलिक्यूलर टारगेट ऑफ रैपामाइसिन होता है। इसका दो मुख्य कारण होता है। एक होता है कि वो सेल्स में जाकर विकास बढ़ाता है और नए प्रोटीन बनवाता है, और दूसरे ये होता है कि ऑटोफेजी को कम करता है। पहले ऑटोफेजी हमारे शरीर में टूटे हुए प्रोटीन्स को निकाल लेता है, लेकिन ऑटोफेजी को कम करने से बुढ़ापा की गति में तेज बढ़ती है। जैसे हम हमारे खाने में कैलोरी को प्रतिबंध कर लेते हैं या कैलोरी को कम लेना शुरू कर देते हैं, इसकी वजह से हमारे शरीर में ग्लूकोज लेवल भी कम हो जाता है और साथ में NADPH की लेवल भी बढ़ता है, लेकिन NAD+ का लेवल्स कम होता है और इसके साथ सिटोकिन्स भी ज्यादा मुक्त होने लगता है। ये सिटोकिन्स 3 मुख्य कार्य करते हैं। एक होता है कि ये डीएनए में जाकर उसका मरम्मत का कारण बनता है, और पहले बोली थी कि सेल्स जैसे विभाजित करते हैं, ये टीलोमियर्स छोटे होते जाते हैं और ये सिटोकिन्स टीलोमियर्स को छोटे होने से बचाता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर एटीपी को ज्यादा उत्पादन करता है और रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज को कम करता है। और दूसरे होता है कि ये हमारे शरीर में सूजन को कम करता है और बूढ़े होने से नुकसान को भी कम करता है। दूसरे होता है एपिजेनेटिक बदलाव। एपिजीनोम का मतलब यह है कि डीएनए को स्विच ऑन या ऑफ करने का प्रयास। यामानाका फैक्टर्स स्टेम सेल्स में ज्यादा सक्रिय होते हैं और वैज्ञानिक यामानाका फैक्टर्स में कुछ ज्यादा ही रुचि लेते हैं, क्योंकि ये एपिजीनोम को बदलकर क्षतिग्रस्त डीएनए को कुछ अधिक स्वस्थ और ऊर्जावान डीएनए बना लेता है, जिसके वजह से उसकी उम्र बनी रहती है। लेकिन आजकल सेल्स में नए या स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया को डालने की प्रयास हो रहा है। ये नए माइटोकॉन्ड्रिया पुराने वाले माइटोकॉन्ड्रिया को निकाल लेता है, जिसकी वजह से सेल्स का उम्र बढ़ी रहती है। ये सब समझकर हमारे दिमाग में ये प्रश्न उठता है कि मनुष्य बुढ़ापा विरोधी विज्ञान में इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं, और इसका उत्तर यह है कि उम्र से संबंधित बीमारियों को समाप्त करना और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। लेकिन आजकल हम बुढ़ापा विरोधी विज्ञान को ब्यूटी प्रोडक्ट्स या कॉस्मेटिक्स में कुछ ज्यादा ही प्रयोग कर रहे हैं। एक होता है रेटिनॉइड्स, जो कोलाजन का उत्पादन बढ़ाता है। दूसरे होता है सनस्क्रीन, जो यूवी रेडिएशंस को हमारे शरीर से सुरक्षा करता है, और बोटॉक्स सर्जरी, जो झुर्रियों को कम करता है। एक और होता है सेरामाइड्स और नायासेरामाइड्स, जिसका भी कुछ अधिक प्रयास हो रहा है। बुढ़ापा विरोधी विज्ञान को आजकल उसमें ज्यादा विकसित हो रहा है और भविष्य में इनका अनेक संभावनाएं हैं। धन्यवाद।